Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us start with the topic pair of straight lines. Last हम लोग ने 4.2 कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में. Now let us start with the 4.3. Before going on to start with 4.3, let us try and understand the concept of the 4.3. So what it says. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? We were doing a joint equation or a combined equation of pair of lines passing through origin. अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि अब वो इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास नहीं होती है तो क्या होगा. जैसे इसका मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे अब तक कि y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x की इक्वेशन बात कर रहे थे, इनकी जॉइंट इक्वेशन की बात कर रहे थे. और इस टाइप की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है. किधर से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है. अब हम लोग इसकी जनरल इक्वेशन देखे थे कि होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0. ये जनरल इक्वेशन रहती है इसकी. और इस जनरल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. एंड व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ होमोजेनियस, बिकॉज़ ईच एंड एवरी टर्म हैज द सेम. ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये तो क्लियर हो गया. और होमोजेनियस इसलिए क्योंकि ईच टर्म हैज द सेम टर्म. ठीक है ना. अब ये जो चीज है, ये इक्वेशन जो पास हो रही है, इसका हम लोग ने देखे क्या जॉइंट इक्वेशन क्या रहेगा, सेपरेट इक्वेशन क्या रहेगा, और इसके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये हम लोग ने पढ़े थे. एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू हम लोग ने देखा क्या 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b. ठीक है ना, ये सब हम लोग ने पढ़ चुके हैं. लेकिन अब अगर थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हो जाए, अगर ये इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, अगर हमारे पास में यहाँ पर ऐसा आ जाए कि ये x एक्सिस y एक्सिस है और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कहीं ऐसी पास हो रही है. ठीक है, तब इसकी इक्वेशन की डिटेल्स क्या होगी, व्हाट वुड बी देयर जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन देम, ये सब अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे दोनों जो कंडीशंस है वो कवर हो जाएंगी. फर्स्ट पार्ट में 4.1 4.2 में हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से कंसीडर किया. सेकेंड पार्ट में 4.3 में वी आर डीलिंग विद द इक्वेशन व्हिच आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, तो अब हम लोग पहले बात करते हैं इस चीज की. सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिक हमारे पास क्या है. जैसे हम लोग ने बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. ठीक है ना. तो यहाँ पे वर्ड खास था होमोजेनियस इक्वेशन, जो वर्ड खास था. अब हम लोग बात करते हैं पहले बेसिक की. जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन. तो नॉर्मली अगर हम लोग सेकंड डिग्री की इक्वेशन लेंगे इन टू वेरिएबल x एंड y, इन टू वेरिएबल x एंड y नॉर्मली अगर हम लोग लेंगे तो जनरल देखो, एक तो ये है कि इन वन वेरिएबल हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते हुए आ रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² है ना प्लस bx प्लस c, ये भी क्या है 2 डिग्री है, सेकंड डिग्री है. तो यहाँ पर अगर x एंड y में हम लोग लेंगे दो में, तो जनरल ये होगा कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये हो गए. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, और यू कैन से इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल. तो इन टू वेरिएबल्स अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी. अब ये जो जनरल इक्वेशन है, ये हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा उससे मिलती जुलती है. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने इतना तो सेम पढ़े थे, ये चीज कि ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये तो सेम है. अब इसके आगे जो है एक x का टर्म आ गया, एक y का टर्म आ गया और एक कांस्टेंट टर्म आ गया. तो ये क्या होगी, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी. अब इसके आगे से हम लोग ने जो होमोजेनियस का वर्ड था वो हटा दिए. होमोजेनियस इसके आगे लगेगा. क्यों? क्योंकि इसका टर्म, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर x और y मिलाएंगे तो 2, इसका पावर 2, तो हर एक टर्म का पावर 2 2 2 जा रहा है. तो इसके लिए ये होमोजेनियस इक्वेशन है. लेकिन इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 0. तो यहाँ पे each term don't have any
फिक्स एंड कॉमन पावर, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो ये ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जब भी आएगा तो ये क्या रहेगा, सेकंड डिग्री हम लोग बात करेंगे कि इट इज द जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। अच्छा, एक चीज ये समझ में आ गई कि सेकंड डिग्री है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सेकंड डिग्री हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, ये जरूरी नहीं। ठीक है, अब हम लोग उसकी डिटेल बात करते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। यानी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं, सर स्ट्रेट लाइन तो पढ़ रहे हैं, फिर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, पैरा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकती है, it may represent circle, it may represent ellipse, it may represent parabola, it may represent hyperbola, it may represent rectangle hyperbola, it means it may represent a conic section। अब कॉनिक सेक्शन में जितने फिगर्स आते हैं वो सब इसको ये सब ये रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पैरा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, या definitely there is a condition and we will discuss it later on। First we will prove here that two separate equations which are not passing through the origin, whenever we join them or make a equation, combined equation, we always get a second degree equation in x and y। चलो अब इसको देखते हैं। तो इसमें आपका थ्योरम है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैं बताया थ्योरम में हमारे पास क्या बता रहा है कि टू इक्वेशंस या टू लाइंस, or we can say theorem में the combined equation of the combined equation of two straight lines not passing through origin always represent a second degree, general we can say always represent a second degree equation, is always represent second degree equation। तो second degree equation मतलब क्या हो जाएगा इधर पे, अब जैसे कि अब हमारे पास में मान लिया हम लोग इसको प्रूफ ले लेते हैं इधर पे कि मान लिया हम लोग के पास में दो इक्वेशन है। लेट u एक इक्वेशन है जो a1x प्लस b1y प्लस c1 है और इक्वल टू 0, और b एक इक्वेशन है जो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब हम लोग ने पर्पसली इधर बोला है कि दे आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ये लाइंस कैसी हैं जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। अब कोई बोले सर ओरिजिन से पास हो रही है, तो भाई 4.1 4.2 देख लो, हम लोग ने वहां पे पढ़ा चुके हैं ना कि 4.1 4.2 क्या जो ओरिजिन से पास होती है वो है। तो जो नॉट ओरिजिन से पासिंग है वो ये दो इक्वेशन ले लिए। अब इनकी जॉइंट इक्वेशन लेना है, देयरफॉर देयर कंबाइंड इक्वेशन इज क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग। अच्छा, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करेंगे तो आएगा a1 a2 x स्क्वायर, फिर क्या आएगा a1 b2 xy, फिर क्या आएगा a1 c2 x आएगा, फिर क्या आएगा प्लस b1 y, तो इधर आ जाएगा a2 b1 xy, फिर आ जाएगा b1 b2 y स्क्वायर, फिर आ जाएगा b1 c2 y, फिर आ जाएगा प्लस c1 a2 x b2 c1 y एंड c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर किधर है, जब एक x स्क्वायर इधर है और क्या x स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको लिख दो देयरफॉर a1 a2 x स्क्वायर। ठीक है, अब xy किधर है, तो देखो ये एक टर्म है xy का और ये एक टर्म है xy का और कहीं नहीं है, तो इसमें तो मैं xy कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a1 b2
प्लस b1a2xy। आगे बात समझ में है ना, a1b2 और a2b1। अब y स्क्वायर का टर्म देखो, इधर y स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस b1b2 y स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद में x वाला टर्म, ये सिंगल टर्म यहाँ x और इधर पे x, देखो ये और ये, इसमें x है तो इधर आएगा a1c2 और c1a2, तो मैं लिखूंगा a1c2 प्लस c1a2x। ठीक है, अब y वाला देखो इधर है, ये y वाला और एक ये y वाला, तो b1c2 एंड c1b2 ये y होगा, ठीक है, b1c2 एंड c1b2 है ना। अब बचा क्या, ये कांस्टेंट बचा c1c2, तो ये आ गया लास्ट में प्लस c1c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये सब क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब कांस्टेंट्स हैं, दिस ऑल आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैंने मान लिया कि लेट a1 a2 को मैंने a ले लिया और b1 b2 को मैंने b ले लिया और a1 b2 और b1 a2 को मैंने 2h ले लिया और a1 c2 c1 a2 को मैंने 2g ले लिया और b1 c2 प्लस c1 b2 को मैंने 2f ले लिया और c1 c2 को मैंने c ले लिया, ये ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, a x स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखूंगा 2h xy, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा b y स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 2g x, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 2f y प्लस c इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, तो ये हमको क्या मिल गया, ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये हो गया क्या, therefore it is a जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो हमको क्या प्रूफ करना था, थ्योरम में हमको ये प्रूफ करना था कि कंबाइंड इक्वेशन जो होगी, जो इसकी जॉइंट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होगी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बट इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या बोला मैंने, हाँ इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा लेंगे तो ट्रू नहीं है। उल्टा क्या सर, हाँ उल्टा मतलब ये कि if a second degree equation in x and y is there, so it may or may not represent a pair of straight line। मतलब ये श्योर नहीं है कि every second degree equation always represent a pair of straight line, जरूरी नहीं, it may or may not be pair of straight line। ये हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब भी दो सेपरेट इक्वेशंस रहेंगी उनको ज्वाइन करेंगे तो हमको सेकंड डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, सेकंड डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, बात समझ में आ गई इधर पे। तो ये हम लोग देखते हैं अभी कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमको जरूरी होगी, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू बी सेकंड डिग्री इक्वेशन टू बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेट्स सी दैट वन। क्या हो रहा है कंडीशन इधर पे, the necessary condition for ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is, क्या हो जाएगा पहला, फर्स्ट केस क्या होगा abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus c h square equal to 0। पहला तो ये होना चाहिए, पहला केस ये 0 होना चाहिए। सेकंड, ठीक है, सेकंड हम लोग इसको बोलेंगे h स्क्वायर माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन में आएगा ये कि इट इज नेसेसरी कंडीशन दैट दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री represent a pair of straight line if abc plus 2fhs
f2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा ये हमारा है विच इज abc प्लस 2fgh माइनस a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर। ये हमारे हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। ठीक है, अब ये चीज आई कहां से? डिस्क्रिमिनेंट है क्या और इतनी बड़ी इक्वेशन को याद कैसे करेंगे? तो अभी मैं उसका शॉर्टकट बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि फटाफट तुम लोगों को याद हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखो हम लोग जैसे डेल्टा हमारे पास में abc प्लस 2fgh माइनस दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल में है हमारा एक डिटर्मिनेंट a h g सॉरी ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट है जो हमको सॉल्व करने पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा हमको। ये डिस्क्रिमिनेंट मिला तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये डिटरमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट ऑन 0 होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस क्या है? x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा केस भी है कि g स्क्वायर ग्रेटर होना चाहिए a f से, देन उसके बाद में f स्क्वायर ग्रेटर देन b c से, लेकिन वो बात की बात है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, ये दो कंडीशन जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेंट abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी टेक्निक याद करने की, दोनों की टेक्निक देख लो। पहला हमारे पास ये, तो आप लोग को एबीसीडी तो आती होगी बचपन से रटे हुए, जरा सुनाओ तो। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से आराम से। हाँ, कुछ तो जेड तक पहुंच गए एकदम फटफट फटफट, है ना? स्पीड एकदम सुपर फास्ट। क्या करना है देखो, ए बी सी, ठीक है, फिर डी ई नहीं है इसके अंदर, ए बी सी, फिर क्या नहीं है? डी ई नहीं है, दो लेटर नहीं है, तो टू आ गया उसकी जगह पे। तो उसके बाद में क्या? डी ई के बाद एफ जी एच कंटिन्यू आ गया। तो ए बी सी दो लेटर डी एब्सेंट है, तो डू टू इधर आ गया इधर पे, एफ जी एच आ गया इधर पे। अब क्या? अब सिंपल सा कंसेप्ट है, इधर पे आएगा ए एफ के स्क्वायर के साथ, बी जी के स्क्वायर के साथ, सी एच के स्क्वायर के साथ, यानी ए एफ स्क्वायर, बी जी स्क्वायर, सी एच स्क्वायर। तो ये हो गया अपना सिंपल सा कंसेप्ट, ए बी सी प्लस 2 एच एफ जी एच, देन माइनस ए, पहला उधर पे एफ है तो एफ स्क्वायर, फिर माइनस बी उधर जी है तो जी स्क्वायर, माइनस एफ एच स्क्वायर। तो इनको ऑर्डर में लिखेंगे ए बी सी एफ जी एच, ठीक है, और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे। आगे बात समझ में? ये टेक्निक हो गई। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये तो और सिंपल है, हाँ बहुत ही सिंपल। क्या है? अब बहुत मजा आता है, ये बच्चे लोगों को तो बहुत जल्दी याद आ जाता है। हाँ, क्या है? ऑनेस्ट गर्ल हैव ब्यूटीफुल फ्लावर गोइंग फॉर चर्च। ऑनेस्ट गर्ल हैव ब्यूटीफुल फ्लावर गोइंग फॉर चर्च, है क्या नहीं? अब किसी कुछ बच्चे होते हैं ना, सबकी अलग अलग तबीयत रहती है, उन लोगों को इसमें मजा नहीं आता, तो उनके लिए ऐसा है कि ऑनेस्ट गर्ल हैव बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा। हाँ बोले अब चल पड़े कुछ तो, अरे वाह वाह वाह, क्या याद हो गया? क्या है? ऑनेस्ट गर्ल हैव बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा। तो ये आपको याद हो जाएगा ये इस तरह से। दूसरी चीज अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या है? ABC, ये ABC है। अच्छा, उसके बाद में ये क्या है? HGF। तो ये कैसा है? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़े ना हम लोग ने, तो ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे ABC डाल दो, फिर उसके बाद में HGF भर दो, ठीक है ना? HHGGF, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम लोग ये टेक्निक को याद रख सकते हैं। टेक्निक जरूरी बना लेने का, अगर फॉर्मूला मान लें क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं और हमेशा के लिए फिर वो दिमाग में बैठे रहते हैं। तो ये समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ab होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
तो उसके भी अलग से प्रूफ है, लेकिन हम लोग इतना डिटेल में प्रूफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में पोर्शन में उतना नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग बस इसकी बात करेंगे कि ये इतना सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए क्या नेसेसरी कंडीशन। एक पॉइंट की बात मैं बताते हुए चले जाता हूँ यहाँ पर कि एंगल अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसी दो लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो उनका भी एंगल का फॉर्मूला सेम होता है। यानी अगर मैं इधर पे 0.3 लिखूं, ये सेकंड टर्म 0.3 अगर ऐसे लिखूं कि एंगल बिटवीन ax² प्लस 2hxy प्लस by² आज को भी याद कर लो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 if it represent a pair of straight line is क्या होगा एंगल, वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब क्या, मतलब सेम फॉर्मूला जो हम लोग ने इससे पहले पढ़े थे फॉर होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे लिए सेम चीज आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। tan थीटा इज 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो देखो यहाँ पर अगर ये h स्क्वायर माइनस ab अगर नेगेटिव हो गया, माइनस में हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रियल नंबर भी आएगा। थीटा डज नॉट एग्जिस्ट मतलब लाइन एग्जिस्ट नहीं हो रही है, रियल नंबर में है नहीं, एक तो चीज ये हो जाएगी। तो ये इसकी वजह से कंडीशन आती है कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी दूसरी वजह भी हम बोले टेक्निकल प्रूफ है, वो हम लोग सिलेबस में नहीं तो डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया, एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस लेंगे तो क्या आएगी, यही फॉर्मूला इधर पे हमको आएगा। अब इस एंगल से हमको क्या मिलता है, इस एंगल से हमको ये समझ में आता है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ परपेंडिकुलर के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में इधर पे कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उस फॉर्मूले से हमको पांचवा पॉइंट ये मिलता है कि इफ लाइंस आर क्या हो जाएगा, अच्छा अब लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस क्या है कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंस देन क्या होगा, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा। अब बात को समझो, इधर पे लाइन क्या है, कभी पैरेलल हो सकती है क्या, कोइंसिडेंट मतलब बताया था मैंने कि ये क्या है आपकी, ये अपने जो है लाइंस क्या है कोइंसिडेंट है। अब आपको कितने मार्कर दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, लेकिन कितने मार्कर है, वो 2 मार्कर है। तो ये ऐसे बोलते हैं एक के ऊपर एक रहने को कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये कोइंसिडेंट हो जाती हैं, पैरेलल इसलिए क्योंकि एंगल बनाएगी नहीं, तो कोइंसिडेंट का मतलब वही होता है, क्या चीज का ये होता है। अब हमसे कोई पूछे कि भाई ये इंटरसेक्ट करती है, कैसा पता चलेगा, तो इंटरसेक्ट करती है पता चलेगा कि इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि h स्क्वायर माइनस ए बी जब ग्रेटर देन 0 होगा सो विल गेट सम एंगल, एंगल मिलेगा। और एंगल कब मिलेगा, जब एंगल ऐसा क्रॉस होगा तो मिलेगा। तो यहाँ पर ये h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर देन कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। इस तरह से हमारी ये कंडीशंस आ गई, बात समझ में आ गई इधर पे। तो यहाँ पर हम लोग को ये याद रखने का है कि जब भी कोई भी इन जनरल इक्वेशन दी रहेगी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, और उसके बाद में इसके हिसाब से हम लोग इसके फॉर्मूले लिखेंगे। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन तो होगी। अब अगर कोई हमको ये पूछता है कि अच्छा ये इंटरसेक्टिंग तो है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या रहेगा, इसका ये वाला बोलो, ये अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या रहेगा। तो हम लोग उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दे सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इधर पे 7 पॉइंट ले लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू
टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, क्या होगा रिप्रेजेंटेड बाय बोलो? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। रट लो है ना, एकदम रट लो, क्योंकि बार बार अभी अपने को ये करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जैसा मैंने बताया ये वाला पूछ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर p मैं दे देता हूँ तो ये p हमारे लिए होगा, क्या हो जाएगा इधर पे कि hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, और इधर हो जाएगा hg माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब बोलेंगे कि अरे सर क्या बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं, तुम ही बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखते हैं सर। तो देखो उसका भी है कि जैसा ये बड़ा था तो उसका शॉर्टकट था, तो ये बड़ा है तो उसका भी शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट क्या है इधर पे? तो देखो पहली चीज तो ये है कि हमको ये फॉर्मूला लिखने का है, तो उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ये क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर है क्या नहीं, ये भी है ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या याद रखने का है, सिर्फ ये याद रखने का है, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बीजी ये याद रखने का है, ठीक है। उसके बाद वाला अपने को सब सेम आ जाएगा। कैसे याद रखेंगे इधर पे, एच एफ माइनस बीजी को अगर याद रखना है तो देखो इधर पे ये हमारे पास है, ये चीज है, तो ये अगर मैं लिखूं कि ए एच जी एच बी एफ, ये हमारे पास है, तो इसके अंदर एच एफ माइनस बीजी ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, एच एफ माइनस बीजी ये सॉल्व होगा। नीचे क्या आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर ये आ गया। तो ये पहला वाला अपने को पूरा आ गया है कि नहीं, पहला अपने इसको सॉल्व किए, इस डिटर्मिनेंट को एच एफ माइनस बी जी, और फिर हमने क्या किए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब सेकंड वाई कोऑर्डिनेट का डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमारे पास में। अब क्या करना है, h को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। a की जगह क्या होगा, b होगा, b की जगह क्या होगा, a होगा, f की जगह क्या होगा, g होगा, g की जगह क्या होगा, f होगा, बस फॉर्मूला तैयार। तो दूसरी जगह h ही रहेगा, f की जगह g होगा, b की जगह a होगा, g की जगह f होगा, फॉर्मूला तैयार, दूसरा y कोऑर्डिनेट तैयार। समझ में आ गया इधर पे? तो आपको क्या याद रखने का है, इसमें इधर पे एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये तो याद हो गया, ऑनेस्ट गर्ल है ना। चलो ठीक है भाई, तो इतना बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे इसके एक्सरसाइज से 4.3 की। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया कि 4.3 में क्या क्या लगेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट बना लो, इसके नोट्स बना के तैयार रखो, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।